सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लेंगे? First cousins in his Marrying first cousin is permitted. 26 नवंबर 1922 जगह इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें इजिप्ट के 18वें राजवंश के फराओ तुतनखामुन का मकबरा मिला। वहाँ सोने के ढेर थे, बेशकीमती आभूषण थे और एक भव्य ताबूत भी था। दुनिया को लगा कि यह एक महान राजा की कहानी है, लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने डीएनए एनालिसिस और सीटी स्कैन के जरिए उस मम्मी की जांच की तो एक खौफनाक सच सामने आया। तुतनखामुन कोई महान योद्धा नहीं था, वो एक बेहद बीमार और कमजोर इंसान था। उसका बायां पैर टेढ़ा था, तालू कटा हुआ था और उसके हड्डियों की एक गंभीर बीमारी थी। महज 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों सवाल यह है कि एक राजा की ऐसी हालत क्यों हुई? जवाब उसके डीएनए में ही छिपा था। तुतनखामुन के माता पिता कोई और नहीं बल्कि सगे भाई बहन थे। जी हाँ, भाई बहन। सिर्फ इजिप्ट की कहानी नहीं है बल्कि इतिहास गवाह है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजवंश, चाहे वो यूरोप के हैब्सबर्ग हो या इजिप्ट के फराओ, सिर्फ एक गलती की वजह से धरती से हमेशा के लिए खत्म हो गए। और वो गलती थी कॉन्संगुइनियस मैरिज, यानी कि अपने ही कजन के बीच में शादी करना। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज भी दुनिया के एक बड़े हिस्सों में, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और खुद भारत के कई राज्यों में यह प्रथा धड़ल्ले से चल रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताता है कि यह हमारे समाज में कितनी गहराई से समाया हुआ है। तो दोस्तों आखिर कजिन मैरिज के पीछे का साइंस क्या है? क्यों डॉक्टर इसे आने वाली नस्लों के लिए टाइम बम मानते हैं? और क्या धर्म या संस्कृति के नाम पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जानबूझकर डिसेबिलिटी की ओर धकेल रहे हैं? जेनेटिक को समझने से पहले हमें इतिहास के उस पन्ने को भी पलटना होगा जो हमें बताता है कि इनब्रीडिंग यानी कि अंतर प्रजनन का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एकदम विस्तार से। भैया भैया और सैया सैया, इस Cousins are concerned, Islam does give permission. दोस्तों बात 15वीं सदी की है। यूरोप में एक राजवंश उभर रहा था, हाउस ऑफ हैब्सबर्ग। उसका एक मोटो बहुत ही फेमस था, लेट्स अदर वेज वॉर बट यू हैप्पी ऑस्ट्रिया मैरी। यानी उसका कहने का मतलब था कि बाकी लोग युद्ध लड़े लेकिन तुम ऑस्ट्रिया के लोग शादी करो। उन्होंने शादी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैक्सिमिलियन प्रथम ने बरगंडी की मैरी से शादी की, उनके बेटे ने स्पेन की राजकुमारी से शादी की। देखते ही देखते बिना तलवार उठाए आधा यूरोप उनके मुट्ठी में आ गया। लेकिन फिर उन्हें एक डर सताने लगा। डर यह था कि अगर वे अपनी बेटियों की शादी दूसरे राजाओं से करेंगे तो उनकी दौलत और सत्ता बंट जाएगी। इस पावर रिटेंशन को बचाने के चक्कर में उन्होंने एक विनाशकारी फैसला लिया, परिवार के अंदर ही शादी करना। चाचा ने भतीजी से शादी की, फर्स्ट कजिन ने फर्स्ट कजिन से। नतीजा यह हुआ कि यहाँ आप साफ उनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। इनका निचला जबड़ा इतना बाहर निकला हुआ था कि ये ठीक से खा नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। और इस सिलसिले का अंत हुआ चार्ल्स द्वितीय के साथ। दोस्तों हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो इंसान कम और हैब्सबर्ग ज्यादा थे। उनका सिर पानी से भरा हुआ था और 35 साल की उम्र में वो बूढ़े हो चुके थे। और वो नापुंसक यानी इनफर्टाइल यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। जेनेटिक एनालिसिस बताता है कि चार्ल्स द्वितीय के अंदर इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट उतना ही था जितना एक भाई बहन की संतान में होता है। 1700 में उनकी मौत के साथ दुनिया का सबसे पावरफुल राजवंश सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने जेनेटिक के नियमों को चुनौती दे दिया था। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर कजिन मैरिज में ऐसा क्या होता है? तो दोस्तों चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। हम सभी के पास हर जीन की 2 कॉपियां होती है, एक माँ से मिलती है और एक पिता से। हमारे डीएनए में कुछ जीन डिफेक्टिव और रिसेसिव हो सकते हैं, लेकिन अगर एक कॉपी खराब है और दूसरा जो दूसरे पेरेंट्स से मिली है वो सही है तो सही वाली कॉपी बीमारी को दबा देती है और बीमारी को खत्म तो नहीं करती लेकिन उसको कम उठाती है। हम बीमार नहीं होते, हम सिर्फ उस बीमारी के कैरियर होते हैं। दिक्कत तब आती है जब कॉन्संगुइनियस मैरिज होती है, क्योंकि कजन के दादा और दादी एक ही होते हैं, जो उनके अंदर एक जैसे डीएनए होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। रिसर्च बताते हैं कि फर्स्ट कजन लगभग 12.5% डीएनए आपस में शेयर करते हैं। जब 2 कजन आपस में शादी करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि दोनों के पास वो छुपा हुआ खराब जीन्स हो। और जब उनके बच्चे में दोनों तरफ से खराब जीन आ जाते हैं, जैसे माता और पिता दोनों तरफ से, तो बीमारी सामने आ जाती है। इसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये कितना खतरनाक है? दोस्तों आमतौर पर जनरल पॉपुलेशन के बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट का खतरा 2 से 3% होता है, लेकिन कजिन मैरिज में यह खतरा दोगुना होकर 4 से 7% हो जाता है।
आपको लग सकता है कि भाई 7% बहुत कम है, लेकिन जब यह पूरी कम्युनिटी में बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता है तो यह खतरा कंपाउंड होकर चार्ल्स द्वितीय जैसे हालात पैदा कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से जनरेशन ही खत्म। तो दोस्तों अब आते हैं अपने देश भारत पर। अक्सर नॉर्थ इंडिया के लोग यह मानते हैं कि कजन मैरिज सिर्फ एक विशेष धर्म तक सीमित है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 11% शादियां कॉन्सिग्यूनियस होती है, लेकिन यह पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। साउथ इंडिया में कजन मैरिज एक सांस्कृतिक परंपरा है जो धर्म से परे है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हिंदू परिवारों में भी मामा भांजी या बुआ के लड़के से शादी आम बात है। इसे क्रॉस कजन मैरिज कहते हैं। क्रॉस कजन का मतलब होता है माँ के भाई, यानी कि मामा या पिता की बहन बुआ के बच्चे। मामा भांजी की शादी में जेनेटिक रिस्क फर्स्ट कजन से भी ज्यादा होता है। फर्स्ट कजन 12.5% डीएनए शेयर करते हैं, जबकि मामा भांजी 25% डीएनए शेयर करते हैं। यह इनब्रीडिंग के मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन पैरेलल कजन यानी कि माँ की बहन यानी मौसी या फिर पिता के भाई चाचा के बच्चे आपस में शादी नहीं करते हैं। ये साउथ इंडिया की बात है। जो कजन मैरिज करते हैं वो तर्क देते हैं कि संपत्ति उनके परिवार के अंदर ही रह जाती है। दूसरा है सुरक्षा, लड़की अजनबियों के बीच नहीं जाती बल्कि जानी पहचानी जगह जाती है। और तीसरा है दहेज। कई बार दहेज का बोझ कम हो जाता है या फिर नहीं देना पड़ता है। अगर वही नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां गोत्र सिस्टम और संपीड़न नियमों के कारण हिंदुओं में कजन मैरिज लगभग न के बराबर है। वहां इसे इनोसेंट यानी दुराचारी दुष्ट की नजरों से देखा जाता है। लेकिन वही साउथ इंडिया में यह द्रविडियन संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि केरल जैसे राज्य जहां लिटरेसी रेट हाई है वहां यह प्रथा तेजी से कम हो रही है। लोग साइंस को समझ रहे हैं। अगर हमें कजन मैरिज के एक्सट्रीम रिजल्ट को देखना है तो हमें पाकिस्तान की ओर देखना होगा। पाकिस्तान में कजन मैरिज का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, लगभग 65%। और इसमें भी बड़ी संख्या उन लोगों के है जो कई जनरेशन से अपने फर्स्ट कजन से शादी ही कर रहे हैं। और इसका नतीजा यह हो रहा है कि यहाँ जेनेटिक बीमारियां एक महामारी की तरह फैल रही है, जैसे थैलेसीमिया, जिसमें बच्चों को जिंदा रखने के लिए बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, अंधापन, बहरापन और बच्चों का सिर छोटा रह जाना। ये सारी बीमारियों का जड़ कजन मैरिज ही है। दोस्तों ब्रिटेन का एक शहर है ब्रेडफोर्ड, जहां पाकिस्तान मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां एक रिसर्च हुई बॉर्न इन ब्रेडफोर्ड। इस स्टडी में पाया गया कि ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर का खतरा बाकी ब्रिटिश बच्चों के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। ब्रिटेन में पाकिस्तानी समुदाय सिर्फ 3 से 4% है, लेकिन वहां के जेनेटिक बीमारियों के कुल मामलों में उनका हिस्सा 30% से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में इसका बचाव अक्सर धर्म के नाम पर किया जाता है। लोग कहते हैं कि कुरान में यह माना ही नहीं है। जो हमेशा विवादित में रहने वाले इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक, जो खुद एक डॉक्टर हैं, वो भी इस मुद्दे पर डिफेंसिव नजर आते हैं। वो मानते हैं कि रिक्स है, वो इसे नगण्य बताकर डिफेंस करते हैं। First cousins are concerned, Islam does give permission. जबकि कुरान के सूरा अन-निसा में जिन रिश्तों में शादी मना है उनमें कजिन का नाम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह शादी जरूरी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी। आज पाकिस्तान में कई पढ़े लिखे डॉक्टर सोशल मीडिया पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों पर रहम खाओ और परिवार के बाहर शादी करो। लेकिन कल्चर और परंपरा की जकड़न इतनी मजबूत है कि बदलाव बहुत धीमा है। तो दोस्तों क्या इसका मतलब यह है कि कजिन मैरिज पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए? चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका के कई राज्यों में इसे बैन कर दिया गया है। उज्बेकिस्तान भी इस दिशा में सोच रहा है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां यह संस्कृति का हिस्सा है, बैन लगाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है, वो है साइंस। अगर किन्हीं दो कजन ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है या सामाजिक दबाव में उनकी शादी हो गई है तो उन्हें कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग करवानी चाहिए। यह एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो बता सकता है कि एक पति और पत्नी दोनों के पास कितनी बीमारियों का दोषपूर्ण जीन है या फिर नहीं है। अगर दोनों कैरियर नहीं है तो सुरक्षित है, अगर दोनों कैरियर है तो IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और PGT-M टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, जिससे हेल्थ एम्ब्रियो का चयन किया जा सकता है। सेट्स ऑफ इनोसेंस की गौरी अग्रवाल जैसे एक्सपर्ट का मानना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है इसे रोकने के लिए। तो दोस्तों कंक्लूजन यह निकलता है कि शादी एक निजी फैसला है, प्यार और परंपरा अपनी जगह है, लेकिन जब बात आने वाली जनरेशन की हेल्थ की हो तो हमें भावनाओं से ऊपर उठकर फैक्ट को देखना होगा। इतिहास के हैसबर्ग राजाओं के पास दौलत और सत्ता तो थी, लेकिन जेनेटिक ज्ञान नहीं था। आज हमारे पास वो ज्ञान है। अगर हम यह जानते हुए भी कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है फिर भी हाथ डाले तो इसे क्या कहेंगे? अगर कजन मैरिज में पैदा होने वाला बच्चा अगर जिंदगी भर डिसेबिलिटी का शिकार रहता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कल्चर, धर्म या वो माता पिता जिन्होंने रिस्क लिया? साइंस किसी धर्म या संस्कृति का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है। समय आ गया है कि हम संपत्ति और परंपरा को बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को दांव पर न लगाएं। इस मुद्दे पर आपकी राय
राय क्या है? क्या भारत में जेनेटिक टेस्टिंग को शादी से पहले अनिवार्य कर देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इसे शेयर जरूर करिएगा।